दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 अक्टूबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में आखिरकार बच गया सीज फायर। ट्रंप बोले हालात जल्द सुधरेंगे। आईडीएफ ने प्रेशर में कहा जी हुजूर। रफा हमले पर ट्रंप के बयान ने निकाला इसराइल के झूठ का जनाजा। बोले हमास नहीं बागी गुट जिम्मेदार। यमन के हूथीस की बड़ी वार्निंग। कहा गजा समझौता टूटा तो इसराइल चुकाएगा भारी कीमत। सऊदी क्राउन प्रिंस और फ्रेंच सदर एक्टिव। गजा में अमन और दो कौमी हल पर दिया जोर। और ईरान ने इस्राएली जासूस को लटकाया। यमन की तरफ कॉपरेशन का हाथ बढ़ाया। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें हमेशा की तरह इनसे ज्यादा होंगी। थोड़ा देर से आए, माफी चाहते हैं। गजा में सीज फायर जारी रहेगा। ये सबसे पहले आपको इसलिए बता दिया कि आप में से ज्यादातर लोग शुरुआत से ही सुकून महसूस कर लें। सीज फायर के बाद कल इतवार को आईडीएफ ने गजा में खतरनाक हमले किए थे, लेकिन आज गजा सुकून की सांस ले रहा है। ट्रंप ने भी कहा है सीज फायर कायम है, हालात जल्द ठीक होंगे। गजा में एक बार फिर उम्मीद की हवा चली है। अमेरिकी दखल और मीडिएटर्स के प्रेशर के बाद वो बेचैनी जो कल तक हर गली में थी और रात भर थी, अब कुछ थमी हुई लग रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में सीज फायर अभी भी बरकरार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बहुत जल्द पूरी तरह पुरअमन हो जाएं। फिलहाल ये बयान ही गजा के लोगों के लिए राहत का पल है। दुनिया में बहुत से लोग, इवन मैं भी थोड़ा बहुत, इस पर यकीन पूरी तरह नहीं करेंगे, लेकिन गजा के लोग यकीन कर रहे हैं। लगातार 2 साल की तबाही के बाद अब जब थोड़ी राहत मिली है, लोग फिर से उम्मीद के साथ अपने मलबों में लौट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि सीज फायर के बाद भी इसराइल ने 97 फ़लस्तीनियों को मार डाला, 230 को जख्मी कर दिया और 80 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जैसा कि गजा के मीडिया ऑफिस ने डेटा दिया है। फिलहाल ट्रंप के बयान और इसराइल की थोड़ी सी नरमी से ये लग रहा है कि मीडिएटर्स के जोर से, उनके प्रेशर से शायद ये नाजुक डोर कुछ और दिन टिक जाए। फिलहाल गजा थका नहीं है, बस थोड़ी राहत चाहता है और उसे कल से आज जो है थोड़ी राहत मिली भी है। गजा में फिर से सुकून लौट रहा है। आईडीएफ ने सीज फायर कायम रखने का ऐलान किया है, क्योंकि आईडीएफ को भारी प्रेशर में लिया भी गया था, खासतौर से इस्राएली हुकूमत को। उन्होंने ही डायरेक्ट किया तो फिर आईडीएफ ने भी ऐलान किया। रफा में आईडीएफ पर कल हुए हमले और जवाबी बमबारी के बाद गजा का सीज फायर एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अमेरिकी प्रेशर और तेज हुई डिप्लोमेटिक कोशिशों ने हालात को संभाल लिया। मिडिल ईस्ट के अरब रहनुमाओं की तरफ से भी प्रेशर ज्यादा पड़ा। इस्राएली फौज ने इतवार की रात को फिर ऐलान कर दिया कि वो गजा में सीज फायर दोबारा लागू कर रही है, यानी अब एयर स्ट्राइक नहीं होगी। कल सुबह के हमले में 2 इस्राएली फौजी मारे गए थे, 3 जख्मी हुए थे, जिसके बाद इस्राएल ने रफा पर भारी हवाई हमले किए थे। ये उन मारे गए फौजियों की तस्वीर बताई जा रही है। इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है अमेरिका ने इसराइल पर सख्त प्रेशर डालकर सीज फायर को बरकरार रखने की कोशिश की और इंसानी मदद की सप्लाई रोकने से मना किया है। कल इसराइल ने कहा था इंसानी मदद भी अगले नोटिस तक हम कैंसिल कर रहे हैं इन हमलों की वजह से। फिलहाल एड जारी रहेगी और अब उम्मीद है कि आज अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर यरूशलेम पहुंचेंगे, जहां सीज फायर डील के दूसरे फेज पर बात होगी। इधर गजा के लोग दुआ कर रहे हैं बस ये सुकून कायम रहे। रफा हमले पर एक नया मोड़ आ गया है। हमास नहीं बागी गुट जिम्मेदार है इस हमले का, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जिसे इसराइल तो छोड़िए कोई और भी झुटला नहीं सकते। रफा में कल हुए हमले को लेकर अब तस्वीर बदल रही है। हमास ने ऑफिशियल बयान में साफ कहा कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं, जबकि व्हाइट हाउस के अफसरों ने भी माना कि 2 इस्राएली सिपाही हमास की गोलीबारी से नहीं बल्कि एक बिना फटे बम यानी अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस से मारे गए। रखा हुआ था, बिना फटा था, जंग का मैदान है, जगह जगह माइंस है, पड़ गई उनकी गाड़ी, बूम उड़ गया। और बताया बुलडोजर पे थे। बुलडोजर का क्या हुआ पता नहीं, जब 2 सिपाही उसमें बैठे मारे गए। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमास कुछ गोलीबारी कर रहा है, लेकिन लगता है ये उसकी लीडरशिप नहीं कर रही।
कुछ बागी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी हैं उससे सख्ती से लेकिन सही तरीके से निपटा जाएगा। सख्ती से लेकिन सही तरीके से। ट्रंप ने दोहराया, ये रोग एलिमेंट्स थे, बागी थे, हमास की लीडरशिप नहीं थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमास के अंदर भी कुछ बागी पैदा हो गए हैं जो लीडरशिप की बात नहीं मान रहे? खैर, वो कहते हैं कि मामला सख्ती से और इंसाफ के साथ हैंडल होगा, सीज फायर जारी रहेगा। अब अमेरिकी लाइन साफ है दोस्तों, हमला किसी बागी धड़े का काम है, यानी इसराइल जो कल से हमास की लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराने का राग अलाप रहा था, उसे ट्रंप ने दरकिनार कर दिया है। बोले खामोश, थामा थामा बैठ जाओ, फिलहाल फिर कह दूं कि सीज फायर बचा हुआ है। सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कुछ लोग फिर से कह रहे होंगे, जो कम एक्सपीरियंस वाले नए नवेले छर्रे हैं, वो ये कह रहे होंगे जंग छिड़ गई। अब उन्हें तो लाइक्स व्यूज़ चाहिए, तो वो चाहते ही जंग चलती रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारा ज़रिया अंताक्षरी से कमाई हो जाए तो वो अच्छा है। जंग खून खराबा दुनिया में कहीं ना हो। जंग बहुत से लोगों के लिए रोटी बन गई है, तो ज़रा होशियार रहिए। हमें मत सुनिए, अखबार पढ़िए और ताज़ी खबर पढ़िए, अपडेट्स पढ़िए, ताकि आपको पता चलता रहे। ज़रूरी नहीं आप मुझे ये देखें। लोगों को तो यही नहीं पता है इब्राहिम रईसी 1 साल पहले शहीद हो गए थे, आज तक उनका फोटो लग रहा है। तो ऐसे लोगों पर क्या एतबार कीजिएगा आप, जिनका मेंटल लेवल ही 0 है। जंग चलाते रहेंगे, कॉपी कैट हैं, बस कॉपी पेस्ट, इधर से उठाओ थंबनेल उधर लगा दो। ना विजन है, ना समझ है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा होशियार रहिए। हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो गए, उधर वाला कोई जो है ना आपकी बात करने लगे तो अरे अरे वाह 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 वाह, सलाम सलाम। जरा ध्यान से। यमन के हुथीस ने इसराइल को सख्त वार्निंग दी है। हुथीस ने कहा है कि अगर गजा समझौता टूटा ना, तो इसराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। हुथीस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनकी एक अलग पैरेलल हुकूमत चलती है, दुनिया उसे तस्लीम करे ना करे, उन्होंने अपने कब्जे वाले यमन में अपनी हुकूमत चला रखी है। तो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर गजा समझौता टूट गया तो इसराइल को पहले से भी कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। डिप्टी मिनिस्टर ने कहा, या डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम गजा की हालत पर नज़र रखे हुए हैं। इसराइल बार बार समझौते की शर्तें तोड़ रहा है। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो उसका अंजाम बेहद भारी होगा। अबू रस हैं इनका नाम। इन्होंने फ़लस्तीनी लड़ाकों के साथ यमन की यकजहती दोहराते हुए कहा, ये लड़ाई सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं, पूरी उम्मत की लड़ाई है। हम अपने भाइयों के साथ हैं और रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। सऊदी अरब और फ्रांस दोनों गजा के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इनकी तपस्या में कोई कमी हो तो बताइए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रों से इतवार की रात को फ़ोन पर बातचीत में गजा की सूरत हाल और मिडिल ईस्ट में अमन बहाल करने पर चर्चा की, और फिर ये खबर फ़ोन की अखबारों में छप गई। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों लीडर्स ने गजा में जंग रोकने और इलाके में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए जारी कोशिशों को रिव्यू किया। उन्होंने फ़लस्तीनी आवाम की इंसानी तकलीफ़ें फ़ौरन कम करने और इसराइली फ़ौज की गजा से पूरी तरह वापसी की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस के लीडर्स ने 2 कौमी हल पर बेस्ड परमानेंट अमन की तरफ ठोस कदम उठाने की अहमियत पर भी एक राय जताई है। अब मेरे एक जर्नलिस्टिक व्यू से देखें तो सऊदी अरब वो कर रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स चाहते हैं, सुन्नियों या शिया, कि गजा से फौज बाहर निकले, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। तो सऊदी अरब वो कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है। फ्रांस जो अपने आप को यूरोप के सबसे मजबूत देशों में समझता, हालांकि जर्मनी है और ब्रिटेन भी है, लेकिन अपने आप को एक्टिव समझता है, तो फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के बरअक्स हम कुछ दिखें। और अमेरिका चूंकि इसराइल की बात कर रहा है तो हम फ़लस्तीन और गजा की बात को मजबूती से रखें ताकि हमारे वजूद को भी दुनिया में काउंट किया जाता रहे। तो वो अपने तरीके से कोशिशों में लगा है। हालांकि इन कोशिशों का नतीजा क्या होगा, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसराइल पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में तो एकड़ की एकड़ ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं। रोज़ वो उग्रवादी सेटलर्स लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं। फ़ोन पर तो मैं भी बात कर सकता हूँ,
अपने किसी दोस्त से वेस्ट बैंक और गजा पर चर्चा कर सकता हूं, उससे क्या? कुछ ठोस, कुछ कॉन्क्रीट तो करना होगा। आपकी बातचीत से असर तो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, सीज़फायर कायम है, ये बात जो है वो प्रेशर है, डिप्लोमेटिक प्रेशर है, बट कॉन्क्रीट सॉल्यूशन क्या? वो नहीं है। खैर, कुछ खबरें यहां से। ईरान की जो IRGC है उसकी चीफ ने यमन के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है, ताज़ियत पेश की है, क्योंकि अभी जल्दी यमन के कुछ सीनियर लीडर्स के, हुथीज़ के कुछ सीनियर मिलिट्री लीडर्स के मारे जाने की खबर आई थी, जिसमें उनके चीफ ऑफ स्टाफ अल-गामरी भी थे। तो IRGC ने कहा है कि हम यमन के हुथीज़ के साथ अपने कॉपरेशन को बूस्ट करेंगे, अपना जो हम उनको जो भी उनके साथ कॉपरेशन था, जो भी ताउन है, उसे हम और आगे ले जाएंगे और यमन की आर्म फोर्सेस के साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, इस दुख की भी घड़ी में खड़े हैं और हर वक्त हर तरह के सिनेरियो में, चाहे वो जंग का मामला हो, उसमें भी हम साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा ऐलान है। और आप जिनका फ़ोटो देख रहे हैं IRGC के ये चीफ हैं, कमांडर ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मोहम्मद पाकपोर, मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर। खैर, ईरान फाइंड्स ब्रॉड सपोर्ट इन न्यूक्लियर डिस्प्यूट विद वेस्ट के साथ जो न्यूक्लियर डिस्प्यूट है ईरान का, उसमें उसे बहुत ब्रॉड सपोर्ट मिल रहा है। और मेनली जो सपोर्ट है वो ईरान को चाइना और रशिया से मिल रहा है। तीनों की सील आप देख रहे होंगे। तो तीनों के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ख़ास तौर से चाइना और रशिया, जो कि UNSC के मेंबर मुल्क हैं, जिनके पास वीटो पावर है, उन्होंने लेटर लिखकर बाकायदा UNSC से ही कहा है कि ईरान का जो मुआहदा था उसकी मियाद, उसकी उम्र तो ख़त्म हो चुकी। अब जिस चीज़ की उम्र ही ख़त्म हो गई, अब उस मामले में ईरान को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो रेजोल्यूशन 2231 जो है वो एंड हो चुका है। तो UNSC की मॉनिटरिंग से कहा कि अब जब प्री JCPOA मामला, जो उनकी जो सज़ाएं थीं, वो अब ईरान पर नहीं लगनी चाहिए। जो ये लोग लगातार सैंक्शंस लगा रहे हैं, E3 वाले UN के आप ही के सैंक्शंस, वो अब नहीं लगने चाहिए। या तो आप उसे रिन्यू करिए और अगर वो नहीं मानता है तब आप सैंक्शन करिए। सेटलर्स क्या कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, ये आज दिखा। एक कार से किसी ने वीडियो बनाया, सेटलर्स ने एक रास्ते पर ट्रक लगा दिया ताकि उस गांव में लोग ना जा सकें ना बाहर आ सकें। और ये सेटलर्स का गैंग जो है, इन उग्रवादियों का, सीधा वो उग्रवादी कहिए, ये जो इस तरीके की उग्र हरकतें करते हैं, ये ईसाइयों का एक गाँव है वेस्ट बैंक में, तैबा करके। वहाँ पर इन्होंने रास्ते पर वो ट्रक लगा दिया, लंबा सा, वो कई टायर वाला, और उससे रास्ता रोक दिया और उसके बाद ये नाच कूद रहे थे। ये इनकी हरकतें, यही इनका स्पोर्ट्स है। इतने नफरती हैं ये लोग कि आप कल की एक तस्वीर देखिए, ये मुंह पर ये बहादुर बनते हैं और मुंह छुपाते हैं अपना, ताकि पकड़ के पिट ना जाएं, या फिर इन्हें इसराइली किसी मजबूरन पुलिस को पकड़ना ना पड़े, तो मुंह छुपा कर आते हैं। और इन्होंने कल एक ज़ईफ़ फ़लस्तीनी औरत को मार मार के ज़ख्मी कर दिया। उसके खेतों में घुसे, तुरमुस अय्या में गांव है रमल्ला में, उसको बेहोश कर दिया मार मार के। तो ये उग्रवादी, आतंकवादी किस्म के लोग। और इसके बाद होता क्या है कि इसराइली फोर्सेस ने 5 फ़लस्तीनियों को उठा लिया। इमातिन एक गांव है, कल की लिया। तीनों अलग अलग इंसिडेंट हैं, लेकिन उठाया किसे? फ़लस्तीनियों को। इन्हें नहीं उठाएंगे, इन्हें नहीं। और दुनिया में कई जगह इन लोगों को उग्रवादी, आतंकवादी टैग दिया जा चुका है। ये सेटलर बुलाए इसीलिए कहें, ये मारपीट करते हैं, खौफ फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। और फिर अगर फ़लस्तीनी वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाए, हट जाते हैं, तो ये ज़मीनें कब्जा लेते हैं, वरना मार मार के उनके इलाके कब्जाते रहते हैं। जिन अंधभक्तों को 7 अक्टूबर 2023 से पहले की हिस्ट्री नहीं पता, उन्हें ये पढ़ना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले हो क्या क्या रहा था। भूमाफिया, अतीक, मुख्तार अंसारी, ये सब तो याद है। भूमाफिया इसराइल याद है। क्या दिया था UN ने, कितनी ज़मीन दी थी और आज कितने कब्ज़े में है, जो आप उन्हें अपना बाप बनाए घूमते हो, दोस्त बनाए घूमते हो। ज़रा पढ़ो तो हिस्ट्री। जिस कब्ज़े को यूनाइटेड नेशन और दुनिया जायज़ नहीं मानती, आप उन्हें बाप 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 कह के जो आप जायज़ बनाने पर तुले हुए, उसकी वजह यह है कि वो जिस पर जुल्म कर रहे हैं उस कौम का नाम मुसलमान है। ये आपकी नफ़रत का लेवल है। इतने बज बजाते हुए कीड़े हैं आप लोग, मैं खुला कह रहा हूँ।
ईरान एग्जीक्यूट्स मैन ओवर एस्पिनेज फॉर इसराइल। ईरान ने इसराइल से जासूसी करने के इल्ज़ाम में या अपराध में या क्राइम में एक बंदे को और लटका दिया है, फांसी दे दी है। लगातार वहाँ फांसियाँ हो रही, इसके खिलाफ जेल में स्ट्राइक भी हो रही। बावजूद ईरान कह रहा है कि हमारे इंसाफ के पैमाने पर यही सज़ा खरी उतरती है, क्योंकि हमने ही 12 रोज़ की जंग झेली है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।